हेलो जो क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको जेई और नीट 2027 में हेल्प करने वाला है। तो आई होप आप सबने अपना डिसीजन तैयार कर लिया है ना। तो ट्रेनिंग ट्यूटर आपको हेल्प कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपका जेई और नीट क्रैक करा सकें। तो उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आपको रेगुलर प्लेटफॉर्म पे आके स्टडीज़ करनी पड़ेगी और एक वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, सो दैट आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। अदरवाइज़ आपको पता है कि सीबीएसई करके आप किसी ना किसी लोकल कॉलेज में लैंड कर जाओगे और वहाँ से आपका फ्यूचर खतरे में आ सकता है। तो चलिए आज है हमारा मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 4 और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है। इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल इतना मेंस में नहीं पूछा जाता और वो एडवांस का टॉपिक है। तो एडवांस की नहीं, हम यहाँ पे अभी जेई मेंस लेवल तक की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है पहले अपना जेई मेंस को क्रैक करना। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करा करो और इसको सोल्व करा करो, फिर अपना आंसर मैच किया करो। ठीक है, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग, so that it enters a window 10 मीटर above the ground in the second building। मीन्स दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास और वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। जैसे एक बिल्डिंग ये और एक बिल्डिंग हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब हमने एक बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फेंका है और ये ऐसे फेंका है कि इसकी विंडो में जाके ये बॉल गिरे। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई विंडो होगी इस बिल्डिंग की और इसकी विंडो में ये बॉल जाके एंटर कर जाए। ठीक है, सिचुएशन समझ आई? सिचुएशन समझ आई क्या हुआ है? मीन्स यहाँ पे आ जाए और हम इसकी ये विंडो ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो अब इसकी अप्रोच क्या है? ठीक है ना, इसकी अप्रोच क्या है? क्योंकि देखो हमें क्या क्या दी हुई है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 180 सेंटीमीटर है, 180 मीटर। मतलब ये क्या हो गई, हमारे पास रेंज हो गई। विद व्हाट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55, ये वाली जो है ये कितनी है, 55। मतलब एक बिल्डिंग की हाइट भी दे दी और ये जो विंडो है ये 10 मीटर ऊंची है। ये क्या है, 10 मीटर ऊंची है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा है कि अगर इसको हम यू स्पीड से फेंकते हैं और ये ग्राउंड पे आके गिरता है। कहाँ आके गिरता है? ग्राउंड पे आके गिरता है। जब इसकी एच क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। एच क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, है ना? अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे तो हमने तब सारे के सारे फॉर्मूले तब लगाए हैं जब हमारा प्रोजेक्टाइल कहाँ आगे गिरता है, ग्राउंड पे आके गिरता है। ठीक है ना? तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे अपना एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लूँ, यहाँ पे अपना एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लूँ, तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई एक बिल्डिंग, यहाँ से बॉल है प्रोजेक्टाइल की और ये ग्राउंड पे गिर गई। ठीक है, मैंने कोशिश करी है इसके सामने ये वाला लेवल हमारा आ जाए। तो अब अगर हमने अपना ग्राउंड यहाँ पे ऊपर कर दिया तो मीन्स ये वाली हाइट अब कितनी रह गई, 45। ये वाली हाइट कितनी रह गई अब, 45। और ये आके बिल्कुल विंडो के यहाँ पे ये ग्राउंड पॉइंट ये हो गया। तो अब हम अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब हम अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें रेंज दी हुई है। अगर टाइम पीरियड दिया होता तो हम टाइम का लगा देते। यहाँ पे हमें रेंज दी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अंडर रूट
2h/g, u √2h/g। तो यहाँ पे हमें u निकालना है और बाकी सब वैल्यू हमें गिवन है। h की वैल्यू अब क्या हो गई हमारे पास 45, तो 2 इंटू 45 90 डिवाइडेड बाई 10 सॉरी इक्वल टू 180। तो ये कितना आ जाएगा, u की वैल्यू यहाँ से आ गई 60। u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो ये था तरीका। अब इसका मैं एक और ऑल्टरनेट मेथड एक और बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये तो हमने बेसिक फॉर्मूले से किया। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करें, मेथड 2 क्या है, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करेंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u²। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u²। अब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए, अब ये इसके रास्ते में आ रहा है, ये इसके पाथ में आ रहा है, ये विंडो इसके पाथ में आएगी जब भी हमारी ये बॉल जो है, जब भी हमारी ये बॉल जो है बेटा ये यहाँ से पास कर पाएगी, है ना। ये विंडो इसके पाथ में लाई कर रही है, अगर ये इसके पाथ में लाई कर रही है तो ये इसकी इक्वेशन मतलब ये पॉइंट इसकी ट्रेजेक्ट्री पे होगा। ये पॉइंट क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री पे होगा। अगर ये पॉइंट इसकी ट्रेजेक्ट्री पे है तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ से ये हमारा 180 पे है, x हमारा 180 हो गया। x का डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट के लिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ p पॉइंट, x हमारा क्या हो गया 180 पे हो गया। ठीक है, और ओरिजिन हम कहाँ ले रहे हैं, जहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ताकि हम वहाँ से उसकी वेलोसिटी निकाल सकें, वहाँ से हम इसकी वेलोसिटी को निकाल सकें। ठीक है, और y कितना होगा, y कितना नीचे आए हैं 55 तो नहीं आए, कितना आए हैं 45। तो y की वैल्यू क्या हो गई 45। तो अगर इसको हम पुट करें 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू का स्क्वायर। तो आप यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से सोल्व करोगे तो बेटा आपको क्या मिलने वाला है, सेम यू की वैल्यू आपको 60 ही आएगी। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करनी आती है तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज़ कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको बहुत जगह हेल्प करती है कि आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है, मीन्स ये आपको एडवांस लेवल का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, a body is thrown from a ground such that it passes 2 points a comma b and b comma a, find the range of projectile। देखो कुछ नहीं दिया हुआ, किसी बॉडी को आपने जस्ट क्या करा है, प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से किसी ना किसी एंगल पे, और जब ये ऐसे जा रही है तो ये 2 पॉइंट्स को पास कर रही है। एक पॉइंट मान लो कोई यहाँ पे है, के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a कोमा b, और एक पॉइंट यहाँ होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं b कोमा a। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अब पूछा क्या हुआ है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, पूछा क्या हुआ है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकाले सर, यहाँ पे तो कोई डाटा ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है और ये इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स ये 2 पॉइंट इसके रास्ते में आ रहे हैं। रास्ते का मतलब ट्रेजेक्ट्री।
रास्ते का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री। तो मतलब ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर आप इन दो पॉइंट्स को इक्वेशन में डालोगे तो ये उसी के ऊपर लाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलो जी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। एक तो ये थी, इसी को हमने रेंज की टर्म में भी लिखा था। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, है ना? ये हमारी रेंज की टर्म में थी, तो मैं इसी को लगाता हूँ। ठीक है, इसी का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं इसको। अब a कोमा बी भी इस पे लाई कर रहा है, तो a कोमा बी भी इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू a हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई? b हो गई। तो अगर मैं इक्वेशन में डालता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। तो y की वैल्यू b इज इक्वल टू ए टेन थीटा इंटू वन माइनस ए बाय आर। एक इक्वेशन तो मेरी ये होगी। अब सिमिलरली बी कोमा ए भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बी कोमा ए भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस बार एक्स की वैल्यू बी है और वाई की वैल्यू ए है, तो ए इज इक्वल टू बी टेन थीटा ओन वन माइनस बी बाय आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, रेशो ले लेते हैं। तो रेशो हमारी क्या आ जाएगी? बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉन ए माइनस आर, मतलब आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर, और नीचे क्या है? आर माइनस बी डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? आर माइनस ए अपॉन आर माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर माइनस ए अपॉन आर माइनस बी। तो यहाँ से अब हम सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा? आर बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आर ए स्क्वेयर माइनस ए क्यूब। तो आर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ऐसे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब। आर इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारा रेंज आई। इसको आप फर्दर, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के फर्दर अगर आप इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद मैच करा करो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, कहाँ पे आपने कोई मिस्टेक की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से पोज करो, ठीक है, और सोल्व करो इसको। अब ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कोई सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, देखो डाटा वाले सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले होते हैं, वो तो आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, मैं ये पाँच छः क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो पाँच छः क्वेश्चन में आपका बहुत मतलब अच्छे लेवल का आपका कवर होने वाला है। आप नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, आप नई चीज़ें सीखने वाले हो कि हाँ प्रोजेक्टाइल को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। और एक दो क्वेश्चन 2025 के भी हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन 2025 का है, ये क्वेश्चन 2025 का है। ठीक है, ये 2025 के ही क्वेश्चन है ये, या एक आधा इनमें से 2024 का होगा, अदरवाइज 25 के क्वेश्चन हैं। चलो पहले तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मतलब लॉजिक आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे।
टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद स्पीड u1 एंड u2 इन अपोजिट डायरेक्शन बट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हुआ है दो बॉडीज़ को एक ही प्लेस से, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एट what टाइम their velocities will be perpendicular to each other, ठीक है, एट what टाइम their velocities will be perpendicular to each other। पहली बात तो यही समझना मुश्किल हो जाता है कि ये बोल क्या रही है। मतलब यहाँ से ने एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया और दूसरी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया। अब इसका पाथ ऐसे गिरेगा और ये इधर जाके गिरेगी। अब कहीं ना कहीं पे, मतलब किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर है, पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, सिमिलरली इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर, ऐसे। तो किस पॉइंट पे, किस टाइम पे, है ना, इनकी वेलोसिटी एक दूसरे से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो सर पहली बात तो परपेंडिकुलर बनाएं कैसे, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर जो बनेगा वो तो कहीं ना कहीं पीछे बनेगा। हो सकता है ऐसे हो, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्या बन रहा होगा, परपेंडिकुलर बन रहा होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये बॉडी ए हो गई हमारी और ये हमारी बॉडी बी होगी। तो अगर किसी भी टाइम टी पे, हमें नहीं पता ना किस टाइम पे होगा, तो हम तो ये कह सकते हैं भैया किसी भी टाइम टी पे इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ए के लिए मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है, ठीक। तो अब इसकी कुछ ना कुछ एक एक्स कंपोनेंट में भी है और एक वाई में भी है। हमने लिखना सीखा था वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो वी ए क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब एक्स में तो कितना होगा, u1, क्योंकि u1 से फेंका है, इसको u2 से फेंका है। एक्स में तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, एक्स में कंपोनेंट हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी दी हुई है, क्वेश्चन में शायद सेम थी, चलो जी कोई बात नहीं। दिस आई कैप प्लस यू वी वाई कितना होगा, वी वाई में इनिशियली यू वाई ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो माइनस ई टी जे कैप। और ऐसे ही वी बी के लिए भी इसी टाइम पे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे यू टू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। चलो इतना तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये दो वेलोसिटीज़ वी ए को वी बी के क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। अब ये इसमें दिमाग लगाओ, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ बताओ आप। क्लियर, ये चीज़ हम कैसे करेंगे, याद आ रहा है कुछ। वेक्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। मतलब अगर मैं यहाँ पे वी ए डॉट वी बी को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँ और वहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लूँ, तो उस टाइम पे ये वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ये वेलोसिटीज़ क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे की, ठीक है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो वी ए डॉट वी बी मेरा क्या आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। वी ए डॉट वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी ए क्या था, यू वन आई कैप, यू वन आई कैप माइनस जी टी जे कैप। वी बी क्या था, यू टू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। वैसे ये यू वन एंड यू टू बराबर हैं, सिर्फ आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं नहीं ले रहा हूँ। वैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसको और इसको सेम ही वेलोसिटी से फेंका गया है,
तो हमें देखना है कि कब जाके ये परपेंडिकुलर होंगी। अब u1 u2 क्यों लिया? क्योंकि इनको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। चलो हम u1 u2 लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। आई कैप वाले क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेंगे। यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे, ये हमारा माइनस आई कैप में है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेक्टर में हम लिख रहे हैं। चलो आपको बताते बताते वो चीज़ क्लियर होगी, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती हो जाती। तो u1 u2 माइनस का u1 u2, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? टी स्क्वेयर इज इक्वल टू u1 u2। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू u1 u2 अपॉन टी स्क्वेयर। तो हमारे क्या वैल्यू आई? टी की वैल्यू आई 1/g अंडर रूट u1 u2। अब अगर बोल दें, हिंट दे दें, जैसे यहाँ पे नहीं दिया, वैसे अंडरस्टूड है ये कि अगर ये दोनों सेम होंगे, इफ़ u1 इज इक्वल टू u2, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? u/g। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? u/g, ठीक है। अदरवाइज आपका अंडर रूट में u1 u2/g। क्लियर? तो इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ा, हमारा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ball is projected upward from top of a tower with velocity 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना, सर ये वाला तो आपने कराया नहीं। हाँ, ये अब ये यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएगा आपका सोल्यूशन। देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो किसी टावर से, ठीक है, टावर की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर का, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा ये 70 है, ठीक है। राइटिंग में अगर कंफ्यूज हो जाओ, किसी बच्चे की राइटिंग है, तो 70 मीटर का टावर है, यहाँ से आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट ऐसे किया, अभी तक तो हम सीधा कर रहे थे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये वाला हमने उसमें नहीं पढ़ा, थ्योरी में हमने इसकी कोई डेरिवेशन नहीं की है, क्योंकि ना ही आपसे पूछी जाती, स्कूल में भी आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये एंगल अब 30 डिग्री है और ये ऐसे जाएगा, पर आपका यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक। यहाँ पे जाएगा और ऐसे ये लैंड करेगा। और अगर मैं अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखूँ, ये 50 है, तो ये चीज़, ये कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा? 50 cos 30। और ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा? 50 sin 30, ठीक है जी। अब u में तो कुछ नहीं होता, इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना ही देखूँ, तो यहाँ तक के लिए तो बेटा ये मेरा वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए तो ये मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन गया सर, बिल्कुल बन गया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला मेरा कंपोनेंट कितना रहेगा? ये तो सर सेम रहेगा, 50 cos 30। और ये वाला कंपोनेंट नीचे आ जाएगा ऐसे, 50 sin 30। ये चीज़ हमने एनालाइज की हुई है ना। और उसके बाद ये किसी ग्राउंड से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी? इस ए पॉइंट को अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं, तो ए पॉइंट पे अब क्या हो गया कि किसी हाइट से हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में ही आएगी, नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आएगी। तो जो दो हमने थ्योरी में नहीं करे थे, वो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे कवर हो जाएंगे।
तो समझ रहे हो ये कैसा कॉम्बिनेशन है ना? इस कॉम्बिनेशन को समझे? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारी की सारी वैल्यू लिख लो पहले। क्या है हमारी? यू एक्स हमारा 50 cos 30, यू वाई 50 sin 30। अब हम बात करते हैं कि निकालना क्या है। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड? मतलब यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा? ठीक है, यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा? हमें ये पता है ए एक्स हमारा 0 होगा, वाई की वैल्यू हमारी एस जी। तो टाइम निकालना है, ठीक है ना? टाइम हमें निकालना है तो टाइम हम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? क्या क्या हमें गिवन है? अच्छा, हमें ये गिवन है एस वाई हमारा -70 है। कि यहाँ से जब ये यहाँ तक आएगा तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो, डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ का ये है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स में और एक वाई में। मेरे को वाई वाला पता है ना? वाई में तो भैया ये 70 से नीचे नहीं आ सकता। देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर भी तो गया है नीचे भी तो गया है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए इस पॉइंट के लिए, हाँ ए पॉइंट के लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो गया। फिर ए से नीचे अगर मैं क्या देता हूँ, बी पे जब ये आया तो वाई में कितना चला है? वाई में तो 70 ही चला है नीचे की डायरेक्शन में। वाई में तो ये 70 ही चला है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस वाई हमारा क्या है? -70। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं हम वाई में, ठीक है। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ स्क्वेयर। एस वाई -70 इक्वल टू यू वाई कितना हो जाएगा? 50 sin 30 25 इंटू टी माइनस हाफ टी का स्क्वायर, तो -5 t² तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 t² -25t -70 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 25 t², हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5 t² 25 t 25। चलो, जैसे क्या कॉमन ले? 5 कॉमन आ जाएगा। t² -5t + 14 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इसके सोल्व करूँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे? 7 और 2। तो t -7 -2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू एक तो 7 सेकेंड आई और टाइम की वैल्यू यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। एक आएगी -2 सेकेंड। अब कौन सा आंसर होगा? तो आप बोलोगे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 सेकेंड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 7 सेकेंड का टाइम लगेगा। और एक चीज़ कि आपको ये ऐसे ही सोल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से ही आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। इसमें और कोई डायरेक्ट अप्रोच मत लगाओ, कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से निकाल भी लेते हो तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ना बहुत फॉर्मूले आने हैं। और क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। क्लास 12 तो फॉर्मूलों से भरी पड़ी है। इतने ज़्यादा फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाओगे। इतना टाइम आप क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। बेसिक अप्रोच लगाओ, जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी से हो जाते हैं। अब मेरे को एक बात, यहाँ पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? ये रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है? कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। टाइम नेगेटिव नहीं होता। अगर टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये इस इक्वेशन से आंसर आया ही क्यों? ठीक है। ये इस इक्वेशन से, फिर इस इक्वेशन ने हमें टाइम की वैल्यू नेगेटिव में क्यों दी? अगर टाइम नेगेटिव में हो ही नहीं सकता तो सर इसको ये आया ही क्यों यहाँ पे? बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है ना? तो ये चीज़
आप कमेंट करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। देखते हैं कितने बच्चे वो कमेंट करते हैं इसका मीनिंग क्या है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Ball is thrown from the ground to clear a pole 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the pole. The angle of projection. अच्छा ये तो आप होमवर्क ले लो, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आप इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी है, आप इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। टेन की टर्म में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, थीटा की वैल्यू, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, करके देखना, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। और दूसरे मेथड से भी करके देखना, ठीक है, बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बेसिक से जाके देखना आपको कितना लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो कई बार बच्चे रहते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को जस्ट डेरिवेशन की टर्म में लेते हैं और उसको मतलब क्वेश्चंस में अप्लाई करना नहीं सीखते। ठीक है ना, क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं सीखते। मैंने यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दिया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये क्वेश्चन आप घर पे बैठ के आराम से करो। एक बार इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से करो, एक बार इसको अपने फॉर्मूला बेस या बेसिक से करो, बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करें। तो आपको देखना फ़र्क पता लगेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम थोड़ा अपने 2025 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ईयर जाके चेक कर लेना, 2025 ही है। ठीक है, कुछ का हो सकता है, एक दो दो तीन क्वेश्चन है, क्या पता है एक 2024 का हो, अदरवाइज तो 2025 के ही क्वेश्चन। टू बॉल्स विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, दो बॉल हैं जिनका मास सेम है, जिनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट की गई हैं, सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 times हायर देन द सेकेंड बॉल। T1 एंड T2 आर देयर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टोटल मतलब हाँ, फर्स्ट वाले का T1, फर्स्ट वाले की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, सेकंड वाले की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। तो इनकी रेशो बतानी है T1 T2 की। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब रेशो वाले। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि फर्स्ट बॉल की एच मैक्स, ठीक है, फर्स्ट बॉल के लिए जो एच मैक्स है वो 8 टाइम्स है सेकंड बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है। फर्स्ट बॉल के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो सेकंड बॉल की मैक्सिमम का 8 टाइम्स है। ठीक है, और फर्स्ट बॉल के लिए टाइम T1 है, सेकंड बॉल के लिए टाइम क्या है, T2 है। ठीक है, हमें T1 T2 की रेशो निकालनी है। अब अगर मैं T1/T2 की रेशो निकालता हूँ तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2u साइन थीटा 1/g। अब u हमने सेम लिया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है। एंगल अलग अलग हैं तो हमने एंगल अलग अलग लिए, तो g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल। तो बेसिकली मेरे को साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इसकी रेशो चाहिए। T1/T2 को सोल्व करके मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले ना जो चीज़ आपको निकालनी है उसको सोल्व कर लिया करो कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगी निकालना क्या है। मतलब साइन थीटा 1/sin θ 2 चाहिए। अब उसको निकालने के लिए हमें जो रिलेशन दिया हुआ है हाइट्स का, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइट का रिलेशन हमें दिया हुआ है कि h1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ h2। हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे डालें, हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u² sin² θ अपॉन 2g इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यहाँ पे 8 इंटू u²sin²θ 2 अपॉन 2g। तो 2g से 2g कैंसिल हो रहा है, u² से u² कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 ये कितना आया, 2√2। और यही हमारा क्या है, T1/T2। यही हमारा क्या है, T1/T2। आंसर आ गया, कौन सा है, 2√2:1। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपका भी यही आया होगा, है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, और अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनका लेवल क्या था, है ना, तो बहुत अच्छा लेवल दिया हुआ है सर।
तो अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आप खुद भी ये क्वेश्चन बड़े इजीली ट्राई कर सकते हो। चलो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन करते हैं। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऊपर, ग्राउंड से 2 किलोमीटर कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, की स्पीड है 360 किलोमीटर। द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को इसने ड्रॉप किया है। द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट ओ 20 सेकेंड आफ्टर इट। तो यहाँ से अगर इसने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेंका, टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लगा? 20। अब ये सेकंड में दिया हुआ है और ये सब किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा? 100 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2000। हाइट कितनी हो जाएगी? 2000। तो निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओ पॉइंट, यहाँ पे जो ये हिट किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओ पॉइंट का। पर इट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम द एयर द वाज रिलीज। तो चलो जी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बेसिकली ये वैल्यू अब हमें निकालनी है। अगर देखो मेरे को ये एंगल पता होता तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता यार। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ये है, ये हमारा एस वाई में है, और ये हमारा एस एक्स। अगर मेरे को एस एक्स पता चल जाए तो मैं इन दोनों का, ठीक है, वेक्टर करके हमारा फाइनल आंसर जो ये एस है ये आ जाएगा, क्योंकि हमें तो एस की वैल्यू चाहिए। तो एस एक्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एस एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर करेंगे। ए एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यू एक्स कितना? 100। टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स। तो ये भी कितना आया? 2000। मतलब एस एक्स भी, देखो एस वाई ये भी कितना आया? 2000। ये भी कितना आया? 2000। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना आ जाएगा? 2000 √2। 2000 √2। अच्छा, इन्होंने किलोमीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको किलोमीटर कर लेते हैं। किलोमीटर में ये कितना आ जाएगा? 2 √2 किलोमीटर। 2 √2 किलोमीटर। अगेन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चे कई बार डिस्प्लेसमेंट को रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्ट कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे आ ही नहीं रहे। चलो, ये कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से फॉलो कर लो ना कंटेंट को, और एक वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलता है। एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देखा करो। ठीक है, पहली तो नॉर्मल स्पीड पे देख लो या 1.5 पे देख लो, लेकिन अगली बार चाहे आप उसको 2x पे देख लो। आप खाना खाते खाते भी अगर आप देख लो, फिर रिवीजन हो जाती है। ठीक है, ऑनलाइन की जो पावर है उसको यही इसी तरीके से यूटिलाइज करना। हाँ, लेकिन जब आप पहली बार देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके करना। So a particle is projected with velocity u so that horizontal range is 3 times the maximum height attained. Okay, horizontal range और maximum height में h max में हमें relation दिया है। The horizontal range of the projectile is given as, the horizontal range दी भी हुई है n u square by 25g, n u square by 25g, where the value of n की वैल्यू हमसे पूछी। ठीक है, n की वैल्यू हमसे पूछी है। तो n की वैल्यू अब कैसे आएगी? तो पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालूँ यार, कि मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज आती कितनी है। ठीक है ना? अगर इन्होंने इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है और इसकी 3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तो मैं चेक तो करूँ कि मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे हिसाब से क्या आती है। फिर n की वैल्यू अपने आप आ ही जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, और
ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 × u² साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी, 2g। तो u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है। u² से u² कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो ये मेरा क्या बन रहा है, साइन बाय कोस। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4/3। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3। तो टेन थीटा अगर 4/3 है, मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या निकलेगी, टेन थीटा 4/3 है, तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज देखो क्या आएगी, u² साइन 2 थीटा/g। 2 थीटा को मैं फिर से ओपन करके लिख लेता हूँ, u²/g टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर टेन थीटा 4/3 है, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। और साइन थीटा कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल आपका जो वो होगा वो बन जाएगा, और वहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो u²/g अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2, कोस थीटा की वैल्यू 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो हमारा कितना आएगा यहाँ से, 25, 12, 24, 24 u²/25g। तो इन्होंने दी हुई थी हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू n u²/25g। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 24। n की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या होएगा, आंसर होगा। तो ये सारे के सारे 2025 के क्वेश्चन हैं। मेरे को एक क्वेश्चन का डाउट है कि क्या पता वो 2024 का हो, अगर होगा भी तो लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में आपका लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे।